अभी मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूटी चैप्टर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट एक्स ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और ब्रैकेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें लगेंगी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है जो ब्रैकेट की जो लगेंगी इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन और इसके आगे जो क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूँ तुम लोगों को और पूरा डिटेल में मैं इसे तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर इसमें हो क्या क्या रहा है। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस के सल्यूशन को समझना, क्योंकि इसमें लगभग हर तरह के कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी वाले मैंने डालने की कोशिश की है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और देखिए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें नोट भी कर लेना चाहिए। चलो पहले समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो ये जो ब्रैकेट फंक्शन दिख रहा है ना, ये कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहली बात कि तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ब्रैकेट ऑफ 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है 5। ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 0.01 ऐसा कुछ 0.001 ऐसा कुछ है तो इसकी वैल्यू 5 होगी। 5 माइनस 0.00 इस तरह से ऐसे कर दिया जाए 5 माइनस 0.001 तो इसकी वैल्यू 4 होगी। क्यों होगा आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि अब ये 5 नहीं रह गया ना, 5 से थोड़ा सा छोटा हो गया और जब थोड़ा सा छोटा हो गया तो जाहिर सी बात है जो है ब्रैकेट इसको 4 के बराबर कर देगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखो, अब इसी के बाद अगर जैसे मान लीजिए ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस एच कर दिया जाए और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 कर दिया जाए, है ना, तो ये इससे संबंधित हो गया। ध्यान दो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 5 कह देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए 5 माइनस एच कर दिया जाए और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 कर दिया जाए, तब बोलो इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा और ये इससे संबंधित हो गया। समझ में आ रही बात? तो एच टेंडिंग टू 0 जब कहा जाता है ना, तो एच को आप लोग एच टेंडिंग टू 0 का मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर दिया जाता है तो मतलब एच बहुत छोटा है, जैसे 0.0000000 ऐसा कुछ भी मान लो, पर करेक्ट 0 मत करना। एच के लिए बस आप लोग ध्यान रखिएगा, एच 0 से बड़ा होता है, करेक्ट 0 नहीं होता। जब भी ऐसा देखना लिमिट्स में, कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, कहीं पर भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ हो तो एच 0 के पास है, ये अर्थ होता है, ये मतलब होता है एच करेक्ट 0 है, ऐसा मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? एच 0 से बड़ा है, ठीक है, एच 0 से बड़ा है, 0 के पास है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बताओ, अगर तुमसे ऐसा कह दिया जाए लिमिट ऑफ एच, ये सब सारी चीज़ें जो है आज काम आने वाली हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने ये सब आपको पढ़ाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताया है। अगर आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर कोई कर दे, ऐसे कर दे, तो आप लोग क्या करोगे? इसको डायरेक्टली 4 कर दो। भाई 2 से थोड़ा ही से तो बड़ा है और उसका स्क्वायर करोगे तो 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा और ब्रैकेट क्या करेगा? उसको 4 बना देगा। ठीक है, अच्छा, अगर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब यहीं पर अगर हम लोग अगर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। क्यों 3 के बराबर होगी? खुद सोचो। अरे ये 2 माइनस एच बहुत छोटा है ना, तो ये जो है करेक्ट 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा छोटा हो गया। जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये पूरा ना वो 4 से थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे 2 माइनस 0.001 ऐसा कर दिया, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आएगा? हमें पता है ये 4 नहीं आएगा, 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, 3.9 ऐसा कुछ है ना, तो इसको ये 3 बना देगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें, है ना? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे ये डील होता है और इसके बाद और भी चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को। देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट एक्स जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है? व्हेन एक्स बराबर इंटीजर। अगर ब्रैकेट एक्स की डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो आप ये देखोगे कि एक्स इंटीजर कब हो जा रहा है, वहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, अगर लेफ्ट एंड पॉइंट अगर आता है तो वहां पर क्या होता है अभी मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, अभी
बस ये जान लो ब्रैकेट एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर हो सकता है, जब उसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो इंटीजर के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे ब्रैकेट एक्स कोई फंक्शन है और इसमें x बराबर 5 पर आपको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, f5 निकालोगे। f5 की वैल्यू कितनी आएगी, ब्रैकेट 5 दैट इज इक्वल टू 5। तुम f5 प्लस h RHL निकालोगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करके, तो ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस h, मैं यहाँ पर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, समझना h बहुत छोटा, तुम सोचना कि h 0 से बड़ा है और h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, जैसे h बराबर, अगर तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल मानना है तो ऐसे समझ लो कुछ भी। ठीक है, तो 5 प्लस h लिखा हुआ है, 5 प्लस h आपको निकालना है। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करना, तो f5 निकाला 5 आया, f5 प्लस h निकाला तो ये भी 5 के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर, 5 से थोड़ा सा ये बड़ा है पर ब्रैकेट के लिए तो 5 है ना, ब्रैकेट तो उसे 5 बना देगा। f5 माइनस h करोगे तब कितना आएगा, f5 माइनस h करोगे तो ये कितना आएगा, देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से थोड़ा छोटा हो गया और इसे 4 बना देगा। ठीक है, तो ये 5 पर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ब्रैकेट x वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जहां पर जो है x इंटीजर हो जाए। ठीक है, और ये ऑल रियल नंबर पे अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, अच्छा fx बराबर ब्रैकेट के अंदर अगर 2x कर दिया जाए तो ये कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, जहां पर 2x की वैल्यू कोई इंटीजर हो जाए। ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, ये जब इंटीजर बनेगी तो इंटीजर पर और इंटीजर के आगे उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, पर इंटीजर से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, ये जिस पर्टिकुलर इंटीजर पर हम लोग इसको चेक करेंगे थोड़ा सा भी कम होगा तो तुरंत ब्रैकेट उसको और नीचे कर देगा। जैसे देखो ये 5 पर तो ठीक था, 5 पर वैल्यू 5 के थोड़ा सा आगे वैल्यू ठीक थी, मगर जैसे ये 5 से थोड़ा भी कम हुआ तो इसको इसने गिरा के 4 कर दिया। अब जैसे देखो 2x इंटीजर होगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब x की वैल्यू इंटीजर बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2x बराबर n है तो x बराबर n बाई 2, तो n बाई 2 टाइप में कुछ कोई अगर x लिखा हुआ है वहां पर इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी ऑल रियल नंबर पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो। ठीक है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट में अगर चेक कर रहे हैं तो x बराबर n बाई 2 टाइप में जो नंबर्स आएंगे वहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं ऑल रियल नंबर, अगर मैं कहूंगा 0 से 10 तो 0 से 10 में 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये लेफ्ट इंड पॉइंट आ रहा है और 10 राइट इंड पॉइंट है, तो ब्रैकेट में हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट पर जरूर चेक कर लेना चाहिए कॉन्टिन्यूटी, वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं ऑल रियल नंबर पे कह रहा हूं, ऑल रियल नंबर की बात है तब तो ठीक है, इस तरह से n/2 टाइप में जो है ये जो भी नंबर लिखे रहेंगे वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। पर यदि जो है नंबर दे दिया जाए कि 1 से 2 के बीच में, 3 और 5 के बीच में कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आप लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट पर जरूर चेक कर लोगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो, क्योंकि एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए रूल अलग होता है। वहां पर से जैसे लेफ्ट एंड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, आपको उसमें लेफ्ट पॉइंट पर जैसे यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, इस जगह पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ पर RHL, वैल्यू और RHL सिर्फ चेक करते हो और कुछ नहीं चेक करते हो। ठीक है, LHL नहीं चेक करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है तो F2 चेक करोगे और F2 प्लस H चेक करोगे, अगर ये दोनों बराबर निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर ऐसे जा रहा है और लेफ्ट एंड पॉइंट पर अगर चेक करना हो तो आप वैल्यू और उसके जस्ट राइट वाली वैल्यू को आप चेक करते हो। ठीक है, और राइट एंड पॉइंट पर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए F5 है तो यहाँ पर F5 चेक करोगे, F5 की वैल्यू क्या आ रही है और F5 के ठीक पहले, मतलब 5 के ठीक पहले वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो वैल्यू और LHL चेक करते हो। ठीक है, और पता लगाते हो ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट है fx बराबर ब्रैकेट x, ठीक है, और x की वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 5 से लेकर के 7। ठीक है, तो आप कहीं चेक करो ना करो मगर 5 और 7 पर जरूर चेक करोगे। ठीक है, इसके बीच में कोई इंटीजर है या नहीं है उसको देखकर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर इसको चलो मैं 2 कर देता हूँ और 5 और 7 के बीच में इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है। ठीक है, कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है, तो ये वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा जहाँ पर 2x की वैल्यू इंटीजर के
बराबर हो, ठीक है। x की वैल्यू n/2 के फॉर्म में हो तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू जैसे 0 रख दो तो 0, फिर 1/2, फिर जो है 2/2, ठीक है, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, हाँ, और 7/2, 8/2, ऐसे इस तरह से रहेगा। और ये जो है ऐसे पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। 10/2, फिर 11/2, फिर 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के सारे पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। पर 5, 7 कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आपको यहां से यहां तक के बीच में आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मतलब क्या हुआ, 10/2 का मतलब 5 हुआ, 11/2 हुआ, और ये 6 हुआ, ये 13/2 हुआ, और ये 7 हुआ। यहां से यहां तक 5 और 7 के बीच चेक करना, तो हमें वहां से लेके वहां तक लेना है जिसमें आपको एनालिसिस करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से ये इस पर भी चेक करने लगोगे। अगर ये ना दिया होता, ऑल रियल नंबर की बात होती कि इस पूरे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर चेक करो, तो ठीक है, इस तरह के सारे पॉइंट्स पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता। और इसके पहले भी -1/2, -1, है ना, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, उधर भी चेक कहते। मगर चूंकि 5 से 7 के बीच में ही आपको चेक करना है, तो आप सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही जाओगे, यहीं तक जाना अलाउड है। इसी में आपको डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस होने के चांसेस तो पूरे बन गए हैं। पर ये 5 पर मैं देखो बार बार तुम्हें हिंट कर रहा हूं कि जब x की वैल्यू दिया हुआ हो तो इंड पॉइंट को कभी इग्नोर मत करना, इन दोनों पे एक बार चेक कर जरूर करें। बीच में भले मत चेक करना कि 11/2, 6 और 13/2 पर ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, वहां डिसकॉन्टिन्यूअस श्योर है। तुम मगर 5 और 7 पे जरूर चेक करना, क्योंकि ये इंड पॉइंट है। इंड पॉइंट पर या तो RHL नहीं निकालना पड़ता या तो LHL नहीं निकालना पड़ता। लेफ्ट इंड पॉइंट है तो वैल्यू और RHL से काम चल जाता है, और राइट इंड पॉइंट है तो वैल्यू और LHL से काम चल जाता है, ठीक है। तो जैसे अब इसी में है 5 पर तुम्हें चेक करना है भैया, 5 तो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो 5 लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो हमें F5 और F5 प्लस ऐसे ही खाली चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में तो वैल्यू और RHL चेक करना। और इसके बारे में मैंने डिटेल में जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब मैंने पढ़ाया था वो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में, तो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले जो लेक्चर था डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने ये सब सारी चीज़ें बता रखी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें। देखो F5 बराबर, अब इसमें F5 की वैल्यू कितनी होगी, ब्रैकेट के अंदर 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 10 आ गया। F5 प्लस H निकालना है तो कितना आएगा, 2 × 5 प्लस H, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 + 2H आएगा, हाँ। और इसकी वैल्यू 10 के बराबर, 10 + 2H क्या है, 10 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो ये 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है। 5 लेफ्ट हैंड पॉइंट है, वहां पे चेक किया और ये कॉन्टिन्यूअस निकला, ठीक है। तो 5 पर आप कहोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ये अब इन तीनों पर तो डिसकॉन्टिन्यूअस है ही है, यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पर 5 पे तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट है। अब जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है तुम्हारे सामने, इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस थोड़ा ना हो गया, टूट थोड़ी गया है। तो अगर मैं इस पेन को चेक करूंगा लेफ्ट हैंड पॉइंट पर, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि वैल्यू और RHL बराबर है, वैल्यू और RHL बराबर है, ठीक है। तो अगर डोमेन में चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट आ गया है, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर वैल्यू और RHL ही सिर्फ चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए, ठीक है। और राइट हैंड पॉइंट पर, ठीक है, अब यहाँ पर 7 पे भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें F7 की वैल्यू कितनी आ रही है, F7 कोई भी निकालेगा तो कितना पाएगा, 2 × 7, 2 × 7 और ब्रैकेट ये 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो 14 हो गया। F7 - H करोगे तो कितना आएगा, 2 × 7 - H, ठीक है। और 2 × 7 - कितना हो जाएगा, 14 - 2H। ये 14 से थोड़ा सा छोटा और ये 13 हो जाएगा। ध्यान दो, 7 पर वैल्यू तो 14 आ रही है और 7 के ठीक पहले 14, भाई F7 में 14 आ रहा है, पर ठीक पहले ये 13 हो जा रहा। क्यों? क्योंकि ये जरा सा भी ये 14 से कम होगा, ठीक है भाई। F7 - H क्या करोगे, यहाँ पे 7 - H कर दोगे ना। सबको समझ में आ रहा है ना,
7 से थोड़ा सा भी कम होगा तो ये 14 माइनस समथिंग हो जाएगा, बहुत छोटा सा क्वांटिटी यहाँ माइनस हो रहा 14 में से, और ब्रैकेट जैसे ही मौका पाएगा उसकी वैल्यू को तुरंत नीचे कर देगा और 13 हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों राइट इंड पॉइंट और लेफ्ट इंड पॉइंट को कभी इग्नोर मत करना। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसी का जो है यहाँ पर हमें फ़ायदा मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था, अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस 4 से 9 x में x की वैल्यू 4 से 9 के बीच में ही वैरी कर रही है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है ये आपको पता लगाना है। तो देखो ये वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहाँ पर 2x + 1/3 की वैल्यू इंटीजर हो जाए। मैं n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जब भी इंटीजर बनेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा। अब ये नहीं कि तुम इसे कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लो, बदले ही ना, बदलेगा ही नहीं, तो ये तो फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। भाई मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखा हो, f(5), तो यार ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि ऐसा फंक्शन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगातार हो रहा हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, मतलब कांस्टेंट नेचर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कहीं पर भी कोई कांस्टेंट नेचर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूटी दिखाने लगता है जहां पर वो इंटीजर हो। और इंड पॉइंट पर सावधान रहोगे, मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया। तो ये जहां पर इंटीजर होगा वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्यों कह रहा हूं अब, क्योंकि वो लेफ्ट इंड पॉइंट ना आ जाए, राइट इंड पॉइंट ना आ जाए, और कैसे क्या होता है वो अभी होने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये जब इंटीजर होगा तभी डिसकंटिन्यूटी पैदा हो सकती है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 1 की वैल्यू 3n, और 2x की वैल्यू 3n - 1, और x की वैल्यू 3n - 1/2। ठीक है, 3n - 1/2। तो बच्चों इस तरह का जो पॉइंट आएगा ना, x = 3n - 1/2, ऐसे पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, अगर ऑल रियल नंबर की बात होती तो n की वैल्यू तुम 0 रखते तो n की वैल्यू इंटीजर रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको मैं इंटीजर मान के चल रहा हूं ना, ये इंटीजर जब होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो n की वैल्यू इंटीजर का मतलब क्या, चाहे 0 लो, -1 -2 2 3 4 कुछ भी लो इंटीजर में। तो मैं एग्जांपल के लिए अगर 0 लेता हूं तो x की वैल्यू -1/2, तो x -1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये ना दिया होता तो हम क्या कहते हैं कि भैया ठीक है -1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। n = 1 ले लेते तो भैया ये 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। n = 2 ले लेते तो ये भैया 5/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा खूब आता। ठीक है, मगर ऐसा नहीं, यहाँ पे तो 4 से 9 के बीच में जाना है सिर्फ। तो x की वैल्यू इस फॉर्म में होनी चाहिए, और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में जा रही। भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में जा रही, 4 से 9 के बीच में ही वैरी कर सकती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया इसी डोमेन में आपको चेक करना, मतलब इसी x में आपको चेक करना है। ठीक है, तो जो है 4 से 9 के बीच में ही आपको चेक करना है। तो x की वैल्यू 4 से 9, x की वैल्यू ये है 3n - 1/, मतलब यार कुछ भी हो जाए ना, इसकी वैल्यू 4 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये x की वैल्यू है और इसी x में हमें चेक करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आती देखते हैं। ठीक है, इस n की वैल्यू क्या आती देखते हैं, पर ये तो पक्की बात है ना, 3n - 1/2 की जो वैल्यू है 4 से 9 के बीच में ही वैरी करनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ 3n - 1 की वैल्यू 8 से लेकर के 18 के बीच में होनी चाहिए। भाई तो अब तो सॉल्व करने वाली बात है ना, ये 9 से लेकर के ये 19, और n की वैल्यू ये 3 से लेकर के 19/3। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 से लेकर के अब 19/3 कितना हो जाएगा, 6.33 समथिंग, ऐसा कुछ होगा, है ना। ठीक है, हाँ, तो ये जो है n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही, तो n बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, बस यही ले सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें इंटीजर लेनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू जब सिर्फ इंटीजर लेनी है तो हम लोग सिर्फ यही ले सकते हैं। भाई 3 से लेकर के 6.33 के बीच में n क्या इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ बस 3 4 5 6 में से कुछ होने वाला है। अब 3 4 5 6 4, ठीक है, तो n की वैल्यू 3 लेते हो तब क्या होता है, 4 लेते हो तब क्या होता है, 5 लेते हो तब x की वैल्यू क्या आती है, 6। n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो वहां से पता चल गया, n की वैल्यू इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि तुम पता चला कि ढेर सारे नंबर्स लिख करके तो उसमें तुम पता लगा रहे हो कि भैया 4 से 9 के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोग जो है 3 पहले ये पता लगा लो n की वैल्यू क्या कहां से कहां तक आ रही। जैसे n की वैल्यू आ रही 100 101 102, बस यही एनालिसिस में यही आया कि ये हमें लेना है बस। क्यों कह रहा हूं ना, देखो अभी मैंने तुम लोग जब समझाते समय एक चीज बताई थी, देखो कहाँ गया,
इस तरह से। अगर तुम इस तरह से लिखने बैठोगे तो कितना लिखोगे यार, और फिर तुम पता लगाओगे देख कर कि भैया यहाँ से यहाँ तक आना है क्योंकि 5 से 7 के बीच में दिया हुआ है। ऐसा नहीं करना है। बस इससे बचाने के लिए कह रहा हूं कि आप ब्रैकेट के अंदर वाले को n मान करके तब आगे बढ़ो, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर वाले को n मान करके तब हम आगे बढ़े। पता चला n की वैल्यू 3 से लेकर 6.33 तक ही जा सकती है। तो n के लिए 3 4 5 6, और n की वैल्यू 3 4 5 6 ही ले सकते हो, इसकी वैल्यू सिर्फ 3 4 5 6 ले सकते हो। तो बस अब इसकी वैल्यू 3 4 5 6 रख करके आप लोग को पता लगाना है। देखो यहाँ पे n बराबर 3 4 5 6 ले सकते हो, ठीक है। n बराबर 3 4 5 6 ले सकते हो। अब देखो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अब 2x प्लस 1 अपॉन 3 की वैल्यू भाई 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है, ठीक है। मतलब 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 4 12 हो सकती है, 15 हो सकती है और 18 हो सकती है। भाई मैं एक ही साथ चारों इक्वेशंस को सॉल्व कर दे रहा हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और 2x की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 1 11, 15 माइनस 1 14, 18 माइनस 1 17, ठीक है। और x की वैल्यू 4 11 बाई 2, 14 बाई 2 मतलब 7 और ये 17 बाई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू ये 4 हो सकती है। n की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू तक आपको पहुंचना है कि आखिर वो x की वैल्यू कौन कौन सी हैं, ठीक है। और तुम ध्यान से देखो x की वैल्यू 4 से लेकर के 9 तक के बीच में ही होना है। x की वैल्यू 4 से 9, x की वैल्यू कहां से कहां तक जानी है, 4 से लेकर के 9 के बीच में ही जानी है, ठीक है। तो 4 से 9 के बीच में ये 4 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें x की एक ऐसी वैल्यू आ गई है जो इसमें से ये इंड पॉइंट हो जाए। तो अब ये जो 4 है ये लेफ्ट इंड पॉइंट, और ये x के लिए 4 से 9 तक जा रहा है और x के लिए 4 भी आ रहे, तो 4 पे हमें जरूर चेक करना चाहिए कि ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। तो चलो 4 पे चेक कर लेते हैं, और क्या, बस 4 पे चेक कर लेंगे। अगर 4 पे डिसकंटिन्यूअस है तो आंसर हमारा 4 आएगा, 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर 4 पर ये कॉन्टिन्यूअस आता है तो सिर्फ 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलो 4 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ 4 पर, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसे, ठीक है। अब मैं इसको 4 पे चेक करने जा रहा हूं कि ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। चलो f4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लेफ्ट हैंड पॉइंट आ रहा है ना, इसीलिए मैं इसको चेक कर रहा हूं, ठीक है। x बराबर 4 पर f4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, देख लो ना, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 3, ठीक है। f4 प्लस h कितना होगा, ये भी वही आएगा, कितना, 2 इंटू 4 प्लस एच प्लस 1 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 3 प्लस 2h बाई 3 आएगा। देखो ध्यान से, ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये भी 3 ही आएगा। h बहुत छोटा है तो 3 से थोड़ा ही तो बड़ा हुआ, तो ये 3 ही आ रहा, तो वैल्यू और आर एच दोनों 3 3 के बराबर। इसका मतलब क्या निकल रहा है, f4 प्लस h ये दोनों 3 3 आ रहा है, इसका मतलब 4 पे तो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, सिर्फ ये 3 जगहों पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बच्चों इसमें इसका आंसर ए आएगा, ये 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है इसको n मान करके x की वैल्यू निकाली n के फॉर्म में, और हमें पता है x के लिए वहां से वहां तक जा रही है, तो आखिर ये n क्या लेना भाई। अब पता चला तुम इसे n ले रहे हो, n की वैल्यू पता नहीं कितनी डिसाइड लेते जा रहे हो। अरे भैया पहले सॉल्व कर लो, x के लिए कितना है n के फॉर्म में, x के लिए 4 से 9 के बीच में है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। फिर उन x को वापस रख करके x की वैल्यू निकाल लो, और जैसे तुम x की वैल्यू पाते हो उसमें अगर कोई इंड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 9 कहीं आ गया होता तो 9 पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं लेफ्ट इंड पॉइंट राइट इंड पॉइंट दोनों को चेक करने के लिए कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ब्रैकेट के अंदर कहीं पर मान लो यहाँ पे -2x लगा होता, तो जो घटना लेफ्ट इंड पॉइंट पर हो रही है वही घटना राइट इंड पॉइंट पर हो जाती। तुम बस इतना ध्यान रखो कि ब्रैकेट का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ आया हुआ है। अगर एनालिसिस करने के बाद तुम्हें पता चल रहा है कि यार किसी मतलब इस x की वैल्यू जो आ रही है वो इंड पॉइंट भी आ जा रही है
4 से 9 कहा गया है, या तो 9 या तो 4 ऐसा कुछ आ जा रहा है। तो आप लोग वहां जाके लेफ्ट एंड पॉइंट पर और राइट एंड पॉइंट पर जाकर जरूर चेक कर लेना कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिसकंटिन्यूअस इन एक्स बिलोंग टू 0 से 2। 0 से 2 के बीच में आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता लगाना है, कितने पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे पता लगाओगे? तो जो मैंने इसके पहले तुम लोग को बताया वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट एक्स क्यूब, इन तीनों को एनालाइज करेंगे 0 से 2 में कि आखिर हो क्या रहा है। चलो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, और हम लोगों को पता है कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में देखनी है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर, और x की वैल्यू हमें 0 से 2, x की वैल्यू 0 से 2 दिया हुआ है, ठीक है, यही है ना, ठीक है, 0 से 2। चलिए तो अब ब्रैकेट एक्स के बारे में पहले सोचते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट एक्स को सोचते हैं, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जाहिर सी बात है, एक्स की वैल्यू 0 पर, 1 पर और 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एंड पॉइंट 0 और 2 पर एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रैकेट में जो है हमेशा एंड पॉइंट पर अलर्ट हो जाया करो, वहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। तो ठीक है, ब्रैकेट एक्स 0, 1, 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि ये एक इंटीजर है। अब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर को देखना पड़ेगा। देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई इंटीजर हो जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब x की वैल्यू √n हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। मतलब √n की वैल्यू 0 से, मैं पॉजिटिव प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ प्लस x में ही चेक करना है, माइनस में नहीं जाना। तुम प्लस माइनस करके माइनस x की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 से 2 पॉजिटिव लेना है यार, पॉजिटिव या 0, ठीक है। तो 0 से √n की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो सकती है भैया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इंटीजर सोचा, एक्स स्क्वायर को इंटीजर सोचा तो x बराबर √n, और √n की वैल्यू 0 से 2, तो मतलब n की वैल्यू 0 से लेकर के 4, तो n की वैल्यू 0 से 4 का मतलब क्या हुआ, n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं, ठीक है, यही तो ले सकते हैं ना। तो n की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। देखो ना यहाँ पर भाई, n की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0। n की वैल्यू 1 लोगे तो ये भाई 1 आ जाएगा, अच्छी बात है, 1 आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, तो n की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू तुम 1 ले सकते हो भाई, तुम्हें देखो इसी को तो ध्यान देना है ना, इसको ध्यान दो और x की वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसा किया और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, उसे n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू पता लगाना है। x की वैल्यू 0 रखा तो x बराबर 0, n बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 0, n बराबर 1 रखने पर x बराबर 1, n बराबर 2 रखने पर √2, ठीक है, √2, ठीक है। n बराबर 3 रखने पर x बराबर √3, n बराबर 4 रखने पर यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये x बराबर 0, 1, √2, √3 और 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। 0 पर यहाँ पर इसमें 0 लेफ्ट एंड पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अभी अंत में देखते हैं, और 2 भी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो 0 और 2 पर तो चेक करना ही करना है। अच्छा, एक्स क्यूब के बारे में सोचो, x बराबर क्या क्या आएगा जहां पर हमें चेक करना पड़ेगा इसकी डिसकंटिन्यूटी, या हम सोच सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ठीक है, उसी तरीके से एक्स क्यूब बराबर n, तो x बराबर n की पावर 1/3, और n की पावर 1/3 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई, n बराबर भाई n पावर 1/3 की वैल्यू 0 से 2 ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 से 8, तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें इतना लेना पड़ेगा, देख लो ध्यान से। तो n की वैल्यू जब 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, अरे उधर नहीं इधर,
एन की वैल्यू तुम ये यहाँ पर यहाँ क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर रखो एन की वैल्यू, तुम यहाँ पर रखो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो जानते हो क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, 0 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 रखने पर 2 की पावर 1/3 आएगा, फिर 3 की पावर 1/3 आएगा, 4 की पावर 1/3 आएगा, 5 की पावर 1/3 आएगा। ठीक है, हाँ, और इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो 5 पावर 1/3, 6 पावर 1/3, 7 पावर 1/3 और 2, 8 पावर 1/3 मतलब 2। ठीक है, हमें सिर्फ वहीं तक जाना है। 8 n बराबर जब 8 रखोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट x इन तीनों पर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, ब्रैकेट स्क्वायर इन पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और ब्रैकेट x क्यूब x की इन वैल्यूज पर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें 0 0 तीनों में है, ध्यान दो, 0 तीनों में है। ठीक है, 0 तीनों में है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 2 भी तीनों में है, अच्छी बात है। और क्या है, अब 1 1 1, और ये देखो तुम्हारा यहाँ पे ये 1 भी तीनों में है, ध्यान दो। ठीक है, तो 0 1 और 2 ये तीनों में है, बाकी सब अलग है। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, √2 √3, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहों पर तो ये पक्की बात है डिसकॉन्टिन्यूअस है ही। ठीक है, 0 पर, 1 पर और 2 पर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि आखिर इस पर कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो जा रहा है। 0 और 2 पर तो डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी क्यों चेक करना है, क्योंकि एंड पॉइंट है, इस पर तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, 0 एक बार मिलता है या सब में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 0 और 2 पे तो चेक करना है क्योंकि एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और फिर वो भी पॉइंट्स चेक करना है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें से किसी दो पर है, क्योंकि कभी कभी होता है दो डिसकॉन्टिन्यूटी, दो छोटे छोटे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, पर एक दूसरे की डिसकॉन्टिन्यूटी को वो कैंसल आउट कर देते हैं और मिलकर कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। एक छोटा फंक्शन ये, एक छोटा फंक्शन ये, अचानक से अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, अचानक से वैल्यू अपनी घटा ले रहा है, तो दोनों मिलकर के फिर से वही हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कई क्वेश्चंस हैं आपके किताबों में। अरे मैं एक एग्जांपल ही बता दे रहा हूं, जैसे fx, जैसे तुम्हें अगर याद हो, कहीं अगर तुमने पढ़ा हो, तो fx बराबर, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट x ये 5 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, x बराबर 5 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। fx बराबर √x माइनस ब्रैकेट x, ये भी 5 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, पर यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, fx बराबर ऐसे लिखा जाए, ब्रैकेट x प्लस √x माइनस ब्रैकेट x। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के 5 पर कॉन्टिन्यूअस बन जाते हैं। ठीक है, चलो मैं चेक ही करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो, f5 बराबर ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस √5 माइनस ब्रैकेट 5। ठीक है, सबको पता है ये कितना आएगा, 5, और 5 माइनस 5 0, तो ये 5 आ गया, अच्छी बात है। 5 प्लस h कितना आएगा, 5 प्लस h, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस h। ठीक है, और इधर प्लस √5 प्लस h माइनस ब्रैकेट ऑफ 5 प्लस h। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस h माइनस 5 √h, तो ये आ जाएगा 5 प्लस √h बराबर 5, फिर से आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। चलो ठीक है, हाँ। अच्छा, अब इसमें जो है 5 माइनस h, f5 माइनस h कितना आएगा, f5 माइनस h ब्रैकेट, भाई तुम्हें तो इसको चेक करना है ना। ठीक है, 5 माइनस h, और इधर देखो, हाँ, तो यहाँ पे प्लस √5 माइनस h और माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस h। ठीक है, हाँ, अब देखो क्या मैजिक हुआ इसके अंदर, ये 4 हो गया, अचानक ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस h कितना आ जाएगा, 5 माइनस h ही रहेगा, 5 माइनस h, हाँ, मतलब 5 के पास ही है, ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, -4। ये वास्तव में 4 प्लस √1 माइनस h, और ये 4 प्लस 1 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तुम ध्यान दो, यहाँ पर ये 4 प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, ये 5 के बराबर। तुम ध्यान दो, ये दोनों वैल्यू 5 प्लस 0 बराबर 5, और फिर से यहाँ पे 5 प्लस 0 बराबर 5, अचानक से ये 4 हो गया, 4 प्लस, फिर अचानक से ये इधर जो राइट वाला जो फंक्शन है अपनी वैल्यू 1 कर ले रहा है, तो 5 प्लस 0 बराबर 5। ठीक है,
ये जो है वैल्यू के लिए x बार 5 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 5 प्लस 0 बराबर 5। 5 पर RHL जब निकालने चलते हैं तो ये 5 प्लस 0 बराबर 5 फिर वही हो रहा है, ठीक है। और जब LHL निकालने चलते हैं तो ये 4 हो जाता है, अचानक से ये 1 हो जाता है, फिर से ये 5 ही आता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। दोनों अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूअस है पर दोनों मिल करके कॉन्टिन्यूअस है। इसीलिए जब कभी कोई किसी फंक्शन में, किसी बड़े फंक्शन में छोटे छोटे फंक्शनों में डिसकॉन्टिन्यूटी एक ही पॉइंट पर आ जा रही हो तो हमें फिर कंबाइंड कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। हो सकता है कि एक की डिसकॉन्टिन्यूटी दूसरे की डिसकॉन्टिन्यूटी कैंसल आउट कर दे, अचानक एक घट रहा है तो अचानक एक बढ़ जा रहा है, अचानक एक बढ़ रहा है तो अचानक दूसरा घट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, जब किसी एक ही पॉइंट पर ऐसा होने लगे, कई छोटे छोटे फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हो, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया जहाँ मैंने लिखा था, हाँ, तो इसमें देखो 0 पर और 2 पर हमें चेक करना और साथ साथ 1 पे भी चेक करना हो सकता, क्योंकि 1 पे ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। अंडर रूट टू पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसलिए अंडर रूट 2 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंडर रूट 2 पर सिर्फ यहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो ये दोनों मिल करके भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, 0 पर चेक करते हैं पहले, f0, ठीक है। चलो f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। f0 बराबर कितना आएगा, 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ठीक है। चलो 0 1 2 पे मैं अलग पेज पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 0 1 2 इस फंक्शन को मैं 0 1 2 पर अलग से चेक कर दे रहा हूँ और हम अपनी इसमें इसका आंसर फाइनल कर देते हैं, ठीक है। चलें 0 पर पहले मैं एक साथ 0 पर चेक कर रहा हूँ, तो f0 बराबर, बोलो f0 बराबर कितना आएगा, ब्रैकेट 0 प्लस नहीं ब्रैकेट 0 का होल स्क्वायर और नीचे ब्रैकेट ऑफ 0 क्यूब प्लस 1, कितना आएगा, 0 ही आएगा यार, ठीक है। f0 प्लस h कितना होगा, 0 प्लस h और फिर ये 0 प्लस h। ये तुम लोग मन में भी सोच के कर सकते हो, पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है कि पूरा लिख करके मैं बताऊँ तुम्हें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, नीचे 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 से थोड़ा ही से तो बड़ा है, ये 0 से थोड़ा ही से तो बड़ा है और लिमिट एज टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। कहीं पर भी मैं लेक्चर में h टेंडिंग टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब मैं RHL निकाल रहा हूँ तो h टेंडिंग टू 0 समझ लेना, ठीक है। तो 0 प्लस h, ये 0 प्लस h का होल स्क्वायर वो भी 0, ठीक है। ये बहुत थोड़ा ही तो आगे है 0 के, तो ये 0 और ये भी 0 प्लस h का होल क्यूब, ये भी 0 से थोड़ा ही सा बड़ा है, तो ब्रैकेट उसको 0 बना देगा, ठीक है। ये भी 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है f0 माइनस h चेक करेंगे, f0 माइनस h कितना आएगा, देखो जरा। अरे 0 माइनस h क्यों चेक करोगे, 0 तो लेफ्ट हैंड पॉइंट है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट है तो सिर्फ वैल्यू और RHL हमें चेक करना है, तो वैल्यू और RHL तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब 0 पर कॉन्टिन्यूअस निकला, ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 0 के बाद x1 पे चेक करेंगे, ठीक है। चलो x1 पे भी चेक कर लेते हैं इससे। चलो अब x1 पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट x बराबर 2 भी था ना, 0 1 और 2 पे चेक करना है, 2 राइट इन पॉइंट है। चलो पहले 2 पे चेक कर लेते हैं, ठीक। तो f2 और f2 माइनस h निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो f2 की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर और नीचे ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब और प्लस 1, सबको पता है कितना आएगा, 2 प्लस 4 अपॉन 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। 2/3 f2 माइनस कितना आएगा, 2 माइनस h का ब्रैकेट और ब्रैकेट 2 माइनस h। अब तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, इसकी वैल्यू 2 माइनस h का होल क्यूब और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना, ये 1 हो जाएगा, फिर ये भी, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये प्लस 1। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, ये 2 से थोड़ा छोटा है तो 1, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। और ये 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ये 4 नहीं है, 4 से थोड़ा सा छोटा है तो ठीक है 3। ये क्या है, 2 क्यूब नहीं है, ये 8 नहीं है, 8 से थोड़ा छोटा है तो ये 7 बन जाएगा बस, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 1/2। अच्छी बात है, डिसकॉन्टिन्यूटी तो हो ही चुकी है क्योंकि f2 और f2 माइनस h बराबर ही नहीं है, ठीक है। f2 प्लस h, हाँ, और 2 प्लस h नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो राइट इन पॉइंट है ना, तो x बराबर 2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। x बराबर 2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा, क्यों? क्योंकि वैल्यू और LHL बराबर नहीं है, ठीक है। और x बराबर 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू और RHL बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इंड पॉइंट पर तो चेक कर लिया, 0 पर चेक कर लिया, 2 पर चेक कर लिया, अब 1 पे और चेक करना है, ठीक है। चलो 1 पे और चेक कर लेते हैं और फिर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब 1 पे देखो, x आओ 1 पर, f1 बराबर कितना आएगा? ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1 स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट ऑफ 1 क्यूब और ब्रैकेट 1 कितना आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट 1 प्लस h कितना आएगा? ब्रैकेट 1 प्लस h कितना आएगा? ब्रैकेट 1 प्लस h और 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 प्लस h का होल क्यूब और प्लस 1 कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 से थोड़ा ही तो बड़ा होगा, ये भी 1 और ये भी 1 दैट इज इक्वल टू 1 अगेन, ठीक है। तो 1 पर वैल्यू और RHL बराबर है, अभी इसमें LHL भी चेक करना पड़ेगा। तो चलो अब LHL भी चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि 1 तो मिडिल पॉइंट है ना। 1 पे क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 1 पर एक से अधिक छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 पे हमें चेक करना है। तो अब f1 माइनस h कितना आएगा? ब्रैकेट 1 माइनस h और 1 माइनस h का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस h का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0। अरे 1 से थोड़ा कम है, ये 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, तो ब्रैकेट उसे 0 बना देगा। ये 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, ये भी 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि f1 प्लस h तो बराबर, पर f1 माइनस h बराबर नहीं है, ठीक है। तो 1 पे कंफर्म हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 2 पे कंफर्म हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और 0 पर कंफर्म हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो अब कंफर्म हो गया कि ये इसमें आंसर क्या देना है हमें, बोलो। देखो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस पता है? देखो 0 पर ये क्या आ रहा था? 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस आ चुका है, ठीक है। 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है और 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कुल मिला के जानते हो x बराबर 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस तो आ ही चुका है, साथ साथ √2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, √3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 2 की पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 3 की पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 4 की पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 5 की पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, 6 पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस और 7 पावर 1/3 पर डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो फंक्शन है 10 पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। उन 10 पॉइंट्स में से हमने किन पॉइंट्स पर ध्यान दिया? एंड पॉइंट्स पर ध्यान दिया और उन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जिस पर डिसकॉन्टिन्यूटी एक से अधिक छोटे छोटे फंक्शंस दे रहे थे, ठीक है। जब कई फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूटी शो करने लगे तो वहां पर हमें चेक जरूर करना चाहिए, अगर मिडिल में है तो, और एंड पॉइंट पर तो जरूर चेक करना चाहिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 पॉइंट्स। तो इसमें ये 10 जगहों पर ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया ना सबको? तो चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने तुम लोग को जो बताया ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन से मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया है जो कॉन्टिन्यूटी संबंधित होता है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अगर क्वेश्चन आते हैं और कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोगों को जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है उनमें से शायद मैंने मैक्सिमम इन दोनों क्वेश्चंस में कवर कर दिया है, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।